नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है स्टोरी विद फैक्ट्स। इस कार्यक्रम का यह दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड जिसमें हमने प्रत्यार्पण संधि के बारे में विचार विमर्श किया था और जाना था कैसे क्यों लोग लंदन भाग जाते हैं। अगर अभी तक आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में क्या मसला है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, बमबारी हो रही है और इधर से रॉकेट दागे जा रहे हैं, उधर से रॉकेट दागे जा रहे हैं जिसमें लोग मारे जा रहे हैं। ये क्या मामला है आगे, इन सब के बारे में आज जानेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले एक चीज जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसके पीछे वास्तव में कौन है। जहां तक मेरा मानना है ये आज से नहीं है, इस लड़ाई का कारण आज नहीं, बहुत पहले से है। अब हम थोड़ा सा भूतकाल में चलते हैं, अतीत में चलते हैं। ये जो इंग्लैंड वाले हैं इनकी हमेशा से एक ही थ्योरी रही है और वो थ्योरी रही है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। और उसी थ्योरी पर इन्होंने 1950 के दशक में काम किया था, बहुत बड़ा काम किया था जिसका परिणाम आज भी है। अब आईपी के नाम से दो घटनाओं के बारे में हम जिक्र करते हैं। आईपी फर्स्ट आईपी 1947 में घटित हुई, यानी इंडियन पाकिस्तान। पहला था इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान। और 1948 में 14 मई 1948 को दूसरा आईपी का गठन हुआ और वो गठन क्या था? इजराइल फिलिस्तीन। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था धर्म के आधार पर, और जो पुराना फिलिस्तीन देश था उसका भी बंटवारा किया गया था धर्म के आधार पर। भारत और पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम धर्म थे और इजराइल जो वहां था, फिलिस्तीन था, वहां दो धर्म थे, एक था यहूदी और दूसरा मुस्लिम। वहां भी यही इस प्रयोगशाला में यही एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया था, जो कि आज भी पूरे विश्व के सामने कुछ ज्वलंत मुद्दों में से एक है। भारत में आज भी कश्मीर मुद्दा गरमा रहा है, आज भी कश्मीर मुद्दा ज्यों का त्यों है, वैसे ही फिलिस्तीन में भी कुछ चल रहा है। ऐसा ये नहीं मान सकते कि ये आज चल रहा है, बहुत बार हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी 1948 में हुआ, फिर जो है 1965 में हुआ, फिर 71 में हुआ। ऐसे ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में भी होता है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इस बात को हम एक किनारे छोड़ते हैं। अब बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल जो देश है वो यहूदियों का है। यहूदी जो केवल एकमात्र देश है जिसमें ये रहते हैं। अब हुआ क्या, 1948 से पहले केवल एक फिलिस्तीन देश था और 1948 में ब्रिटेन वालों ने वहां बैठकर अपना दिमाग लगाया और इस प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग किया जिसमें कि उस फिलिस्तीन देश को दो भागों में बांट दिया। उसमें जो कुल भौगोलिक क्षेत्र था उस भौगोलिक क्षेत्र का 44% दिया नए देश को, इजराइल को, और उसका 48% दिया था पुराने देश फिलिस्तीन। इसके अलावा बाकी जो 8% बचा था उसको वो जो हिस्सा है वो किसके अधीन आ गया था? यूएनओ। यरूशलेम नामक जो शहर है, ये शहर फिलिस्तीन की राजधानी हुआ करता था, लेकिन 14 मई 1948 को जैसे ही इजराइल नया राष्ट्र बना उसके बाद ये शहर यानी कि कुल पुराने फिलिस्तीन का 8% जो हिस्सा है वो आ गया था यूएनओ के हाथ में। यूएनओ जो कि इन शक्तिशाली देशों की एक कठपुतली है, इनके इशारे पर काम करती है। आज तक इस यूएनओ से कश्मीर का मुद्दा नहीं सोचा और वही प्रयोग ये भारत पाकिस्तान के बीच में कर रहे हैं और वही प्रयोग ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कर रहे हैं। 1947 से पहले हमारी लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ, लेकिन 1947 के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी लड़ाई आपस में ही सिमट कर रह गई और वो लोग वहां बैठकर नजारा देखते हैं। वही लोग इजराइल और फिलिस्तीन का नजारा भी देख रहे हैं और अपनी मनमानी वहां कर रहे हैं। इजराइल जो कि 44% में था 1948 में जब उसका गठन हुआ था, ये यहूदी देश था
और दूसरा जो फिलिस्तीन था वहां अरब सत्ता थी, अरब की जो सत्ता वहां थी उसके हाथ में ये सारा कुछ था। तो जो अरब लोग जो थे वो युद्ध लड़ रहे थे, यानी 1948 से पहले जो आंतरिक युद्ध चल रहा था यहूदियों के बीच में और मुस्लिमों के बीच में, उसमें जो अरब वाले थे वो युद्ध जीतने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन एक स्पेशल बात यह है कि जो यहूदी थे वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। युद्ध जीतना, युद्ध लड़ना और अस्तित्व के लिए लड़ना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे यहूदी और उन्हें यह पता था कि अगर अब हारे तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया गया था कि करो या मरो, क्योंकि उस समय जर्मनी ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में। तो उस समय जो है ये नारा दिया गया था कि अब ये सही अवसर है कि हमें अपने आंदोलन को तेज करना चाहिए और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन ये जो अंग्रेज हैं वो अपनी नीति से कभी बाज नहीं आते, वहां बैठकर अपना नजारा देखते रहते। अब इस समय की स्थिति देखें तो ये जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़ा चल रहा है, यरूशलेम जो शहर है उसमें 35 एकड़ जमीन है। उस 35 एकड़ जमीन, वो 35 एकड़ जमीन जिसमें 3 धर्म जो है अपना अपना दावा ठोक रहे हैं उस 35 एकड़ जमीन में। क्या है वो 35 एकड़ वाली जमीन? वो 35 एकड़ वाली जमीन है, वहां यहूदी मानते हैं कि उनके जो आदि पुरुष एडम जो हुए थे वो वहां उनका जन्म हुआ था। वहां उनका एक मंदिर था, टेंपल था, और उसको बाद में जो है वो मिटा दिया गया। जो ईसाई हैं वो मानते हैं कि उसी स्थान पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, जिसके बाद में वो पुनः जीवित हो उठे थे। और इसी स्थान को ही महत्वपूर्ण मानते हैं इस्लाम धर्म के लोग। मुस्लिम लोग मानते हैं कि उनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अल-अक्सा मस्जिद जो है वो वही है, उसी शहर में, वो उस स्थान पर है। अब वो 35 एकड़ जमीन है, उस 35 एकड़ जमीन पर सारा कुछ चल रहा है। ये 35 एकड़ जमीन जो है वो वर्तमान में यूएनओ के अधीन है। यूएनओ जो इन बड़े बड़े शक्तिशाली देशों की एक कठपुतली है, उसके अधीन, उसके तहत काम करता है। अभी तक इससे दोनों देशों के बीच चल रहे इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अब वर्तमान में लौटते हैं। वर्तमान में जो वहां चल रहा है वो क्या है? वर्तमान में वो जो स्थान जहां मस्जिद थी, जो मुस्लिम समुदाय की तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है, पहला मक्का और दूसरा मदीना, तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो तीसरा महत्वपूर्ण स्थान के पास ही उसी जगह पर वो मस्जिद है। अब ये मस्जिद यहूदियों ने अरब वालों से खरीदी थी 150 साल पहले। 150 साल पहले खरीदी, और ये जो यहूदी हैं ये कोर्ट में गए और इन्होंने कहा कि ये जमीन जो है हमारी है, इसको खाली करवाया जाए। 150 साल पुराने जब अरब से मोटी कीमत पर इन लोगों ने वो जमीन खरीदी थी, उसके कागजात भी इन्होंने कोर्ट में उपलब्ध करवाए, और इस आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो मस्जिद इसको खाली किया जाए और ये जो है इनकी संपत्ति है यहूदियों। इसी बीच अब रमजान का महीना चल रहा था। रमजान के महीने में वहां लोग नमाज अदा करने आते हैं, और ऐसे में इजराइल जो खुफिया विभाग है उसको ये भनक लगी कि ये जो है बवाल कर सकते हैं या मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं, क्योंकि मुद्दा चल रहा था कि उसको खाली करवाया जाए। उस स्थान को जिसको यहूदियों ने खरीदा हुआ है, कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, उसको खाली करवाया जाना है। और ऐसे में लोग अगर इकट्ठा होंगे तो वहां को बवाल करेंगे, इसलिए इजराइल के जो सुरक्षा बल है वो उस मस्जिद में जाते हैं, उस मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं, जबकि उस मस्जिद के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम का प्रवेश निषेध है। इसलिए वहां बवाल होता है। और अब हम थोड़ा सा पीछे और लौटते हैं। ये जब 1948 में 48% भूभाग पर जो फिलिस्तीन था, वो फिलिस्तीन आज मात्र 12% भूभाग पर है, मात्र 12%। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो उस इलाके में, फिलिस्तीन का जो इलाका है वहां धीरे धीरे कब्जाता गया। 1955 में ही हुआ,
1948 में लड़ाई हुई, 1967 में लड़ाई हुई। इस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाइयां होती रही और उन लड़ाइयों में नुकसान किसका हुआ? केवल फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन वालों के पास हथियार नहीं है। अब देखिए, जैसा ब्रिटेन वालों ने देखिए किस तरह की गंदी राजनीति यहां खेली थी भारत पाकिस्तान में, वैसे ही राजनीति इन्होंने खेली फिलिस्तीन और इजराइल में। पूरा देश जो था, जो 100% भूभाग था फिलिस्तीन का, उसके बीच में जो है वो एक साइड में इजराइल आ गया, दूसरी साइड में फिर इजराइल है, इधर तीसरी साइड में फिर इजराइल है। यानी बीच बीच में टुकड़े टुकड़े में 3 जगह में जो उसने फिलिस्तीन को जो है वो बांट दिया 3 टुकड़े में। इसी तरीके से अलग अलग जगह इजराइल को बांट दिया ताकि कल को ये आपस में लड़ते रहें, जैसे भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं। एक बना दिया पूर्वी पाकिस्तान, एक बना दिया पश्चिम पाकिस्तान। आज जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो 1971 से पहले, 25 दिसंबर 1971 से पहले वो भी पाकिस्तान था। और वो कौन सा पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो वर्तमान में पाकिस्तान है ये था पश्चिमी पाकिस्तान। उस समय भी इन्होंने यही रणनीति खेली कि भविष्य में ये आपस में एक को इधर बना दो, एक इधर बना दो। एक ही देश के 2 अलग अलग इतनी दूरी पर स्थित हिस्से हैं कि कल को यहाँ इनके बीच में बवाल जरूर होगा। और वो बवाल में जैसे वो बिल्ली, 2 बिल्लियां जिनको एक रोटी मिली थी और वो झगड़ती हुई एक बंदर के पास चली जाती है और अंत में वो बंदर सारी रोटी हड़प जाता है और बिल्लियां अपने पास बिल्कुल अपना समूह बना के रह जाती हैं। वैसे ही रणनीति खेली है ब्रिटेन वालों ने कि कल को इस तरीके से बना दो देश कि कल को ये आपस में लड़े और फिर इसी तरीके से हम उनका फायदा उठाते हैं। इसी तरीके से जो वर्तमान में 12% भूभाग बचा है फिलिस्तीन का, उसमें एक फिलिस्तीन एक साइड में और दूसरा फिलिस्तीन दूसरी साइड में। जो दूसरी साइड में छोटा सा हिस्सा है उसको कहते हैं गाजा पट्टी। वो गाजा पट्टी जो है वो भी फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, लेकिन गाजा पट्टी और वर्तमान जो फिलिस्तीन है उसके बीच में बहुत बड़ा भूभाग है, वो इजराइल देश का है। तो ये इजराइल देश के दोनों साइड में हो गए। अब देखिए, वहां पर जो फिलिस्तीन है वहां पर 2 तरह के शासन चल रहे हैं। वर्तमान का जो फिलिस्तीन है वो जो है अरब तरीके से चल रहा है, यानी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, अपने आंदोलन वगैरह करते हैं और उनके पास हथियार वगैरह नहीं है, क्योंकि उनको हथियार रखने की परमिशन नहीं है। उनके पास अगर हैं तो केवल पत्थर हैं। और जो लोग हमास, वहां एक आतंकवादी संगठन है जिसको इजराइल मानता है कि ये आतंकवादी संगठन है, वो गाजा पट्टी में अपना शासन चलाता है। अब उनके पास भी हथियार इतने आधुनिक नहीं है, लेकिन जो हमास नामक एक संगठन है उस संगठन का शासन चलता है गाजा पट्टी। अब इजराइल के ऊपर जब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है कि वो फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसको ना करे या बातचीत के लिए तैयार हो, तो उनके पास एक ही बहाना होता है कि हम बातचीत करेंगे तो केवल फिलिस्तीन से, हम हमास से बातचीत नहीं करेंगे। और जब तक ये हमास संगठन का इंटरफेयर रहेगा तब तक हम फिलिस्तीन से कोई वार्ता नहीं करेंगे। ये साफ बात कहते हैं वहां के प्रशासन कहता है, वहां का शासन कहता है। तो इस वजह से, और हमास जो संगठन है वो कहता है कि भाई आप फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल करता क्या है, इजराइल वास्तव में उनको उकसाता है और उकसावे में आने के बाद में क्या करते हैं, फिलिस्तीनी जो है आंदोलन वगैरह करते हैं या फिर जो भी करते हैं, उसके बहाने से इजराइल धीरे धीरे जमीन हड़पता रहता है। अब अतीत देखिए, 1955 में लड़ाई हुई तो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है इजराइल के पास चला गया फिलिस्तीन का। उसके बाद में 67 में होती है, इजराइल के पास जाता है। इस तरीके से लड़ाइयां होती है, लेकिन नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन का नुकसान होता है। इजराइल अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ा रहा है। अब देखिए, अब थोड़ी सी बात करते हैं बराक ओबामा साहब की। ओबामा साहब ने किस तरह की रणनीति खेली? ये एक तरफ से इजराइल को मान्यता दे रहे हैं यूएनओ के जरिए, और दूसरी तरीके से क्या है, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट हमास वाले गाजा पट्टी को, कि वो जो ईरान है, ईरान का जो सहयोग है, ईरान की इंटरफेयर है गाजा पट्टी में। ईरान अपने हथियार, मिसाइल, रॉकेट वगैरह गाजा पट्टी के संगठन जो हमास है उसको मिस्र के माध्यम से, मिस्र के रास्ते से वो पहुंचा रहा है। और मिस्र के रास्ते से उनके पास ये हथियार उपलब्ध तो हो रहे हैं, लेकिन इन हथियारों की इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो उनका नुकसान कर सके। वो छोटे छोटे देसी रॉकेट हैं जो कि कुछ ही एरिया में मार करते हैं।
अब देखिए दूसरी तरफ से इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग बना लिया। इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने अपना जो सिस्टम है उसमें एक ऐसा सिस्टम अपग्रेड कर लिया जिसका नाम है आयरन डोम। एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जिससे कि गाजा पट्टी की तरफ से या फिर किसी भी तरीके से उसके ऊपर होने वाले हवाई हमले को, किसी भी होने वाले रॉकेट के हमले को, मिसाइल के हमले को वो रोक देता है। ऐसा उन्होंने अपना सिस्टम तैयार कर रखा है। किसी दिन अलग से वीडियो में हम आयरन डोम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज में बस इतना ही करेंगे कि हमने उसमें जो है आयरन डोम की सहायता से इजराइल जो है वो नुकसान नहीं होता। अब देखिए क्या करता है हमास संगठन, क्या करता है, वो वहां से मिसाइल दागता है और वो मिसाइल दागता है और इधर से इनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो मिसाइल को हवा में ही मार देता है। फलस्वरूप जो इजराइल है उसका आर्थिक नुकसान तो हो रहा है लेकिन जान माल का नुकसान ना के बराबर हो रहा है। और जब हमास जो संगठन है वो इनके ऊपर हमले करता है इजराइल पर, तो इजराइल के पास यही होता है जवाब कि भाई हम अपने आत्मरक्षा में हमला कर रहे हैं। अब गाजा पट्टी के पास इतने हथियार या इस तरह की सुरक्षा का कोई सिस्टम नहीं है कि वो इजराइल से आने वाले मिसाइलों को, इजराइल से आने वाले रॉकेट्स को रोक सके, लेकिन इजराइल जो क्या है उनको रोकने में सक्षम है। इस चीज का भी तोड़ निकाल लिया है हमास ने। हमास वाले क्या करते हैं, एक साथ 100, 200, 400 रॉकेट एक साथ छोड़ते हैं ताकि वो जो आयरन डोम जो सिस्टम है वो कितनों को पकड़ेगा। अब इतने हवाई हमले हो रहे हैं इजराइल में, फिर भी क्या खबर आती है, 1 की मृत्यु, 2 की मृत्यु। लेकिन अगर वो जो गाजा पट्टी के द्वारा, हमास के द्वारा जो छोड़े जा रहे हैं वो अगर इजराइल में गिरते तो बहुत ज्यादा नुकसान करते। अब इजराइल के पास सीधा सा जवाब है कि भाई हम तो आत्मरक्षा में कर रहे हैं, हम तो लड़ाई करने के लिए तैयारी नहीं है। और धीरे धीरे करके इसी की आड़ में, इसी उकसाने वाली आड़ में इजराइल क्या करता है, इजराइल धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाता है। इजराइल जो है वो ग्रेट इजराइल का सपना देख रहा है जिसमें आसपास के जॉर्डन और ये जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी देख रहा है कि ये भी तुम्हारे क्षेत्र में हो, क्योंकि जो 1948 में जो देश 48% भूभाग पर था वो आज केवल 12% भूभाग पर रह गए। दूसरा, यहाँ दूसरे जो इंटरनेशनल दबाव भी है इजराइल के ऊपर फिलहाल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके पास हथियार है नहीं, उनके पास हथियार के नाम पर लाठी डंडे या पत्थर ही है, लेकिन इजराइल के पास बहुत अति आधुनिक हथियार है। अब देखिए भारत का क्या दृष्टिकोण है, भारत का दृष्टिकोण क्या है, यूएनओ का दृष्टिकोण क्या है। यूएनओ कह रहा है इजराइल से कि भाई ये जो यरूशलेम है इसके ऊपर तो आपका कोई अधिकार ही नहीं है, फिर आप यहाँ इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तो ये दबाव है। दूसरा, भारत कह रहा है कि इजराइल को अपनी यथास्थिति में रहना चाहिए। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इजराइल कहता है कि जो हमारे पास जो हिस्सा है वो हमारा ही होना चाहिए। अगर भारत इस बात का समर्थन कर दे तो भारत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है कि जो हिस्सा आज पाकिस्तान के हिस्से में है तो वो भी पाकिस्तान के पास माना जाएगा। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अगर युद्ध में किसी ने कोई हिस्सा जीत लिया और वही उसके पास रहेगा तो जो पाकिस्तान ने जो हिस्सा कश्मीर का छीन रखा है, शाही चीन का हिस्सा जो चीन ने छीन रखा है, तो वो हिस्सा ऑटोमेटिक उनके पास चला जाता है। इसलिए भारत ना चाहते हुए भी या भारत चाहते हुए भी इजराइल का समर्थन नहीं कर पाए। हालांकि 1999 का जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस कारगिल के युद्ध में भारत की सहायता की थी इजराइल ने। भारत के पास गोला बारूद की कमी आई और जिन हथियारों की कमी आई उस समय इजराइल ने ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई थी भारत। लेकिन एक इस सारे सिस्टम के पीछे जो मेन मास्टरमाइंड है वो ब्रिटेन है। वो वहां बैठा, जैसे भारत और पाकिस्तान की फिरकी ले रहा है वैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन की फिरकी भी ले रहा है। अब कहां है मानवाधिकार? दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, जान और माल का, दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। और फिलिस्तीन जो बहुत पहले से कह रहा है कि भाई हमें हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं क्योंकि उनके पास उनको तो हथियार रखने की परमिशन ही नहीं है। आपकी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के नीचे, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही।
अगले किसी टॉपिक में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।